हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट करेंगे सोशियोलॉजी के प्रथम खंड के अंतिम अध्याय का अध्ययन करेंगे। 3 पाठ हैं एक खंड के अंदर। पहला इमाइल जोखिम का है, उसके पश्चात या देसाई का है दूसरा पाठ, और तीसरा आपके एंटोनियो ग्राम्शी का है। आप चाहें तो पहला इमाइल जोखिम को याद कर लो, 2 को छोड़ दो बड़े क्वेश्चन के लिए, 20 नंबर के लिए, तब भी आपका एक खंड बिल्कुल सही है। छोटे क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाएंगे। तो एक इमाइल जोखिम में से पक्का एक क्वेश्चन है, एक आरपी देसाई और एंटोनियो ग्राम्शी से है। तो हमारा अनुमान तो ये है आरपी देसाई में से दूसरा, एआर देसाई में से दूसरा पार्ट क्वेश्चन चुन लिया जाएगा। इसमें से छोटा क्वेश्चन एंटोनियो ग्राम्शी है, इसका जन्म एक सर्दिनिया द्वीप के अंतर्गत। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप का मतलब होता है एक टापू, आइसलैंड, जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है। तो ऐसे में सर्दिनिया द्वीप के एरेस नामक स्थान पर 22 जनवरी सन 1891 के अंदर इनका जन्म हुआ। जैसे इनका जन्म हुआ विपत्तियां प्रारंभ हो गई, पहले से ही थी। क्यों? क्योंकि ये टोटल कुल मिलाकर के 7 भाई थे, और 7 भाइयों में इनका नंबर 4-5 नंबर का आता था। पिताजी भी संघर्ष कर रहे थे। जब सर्दिनिया द्वीप में इनका जन्म हुआ तो शिक्षा दीक्षा समीप भी करवाई गई। 20 वर्ष के जब ये हो गए 1911 में, तो उसके बाद इन्हें ट्यूरिन विश्वविद्यालय में नियुक्त कर दिया गया। अब तो ट्यूरिन विश्वविद्यालय में जाओ और वहां पढ़ो, लेकिन जहाँ रहे आर्थिक स्थिति कमजोर थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अध्ययन अध्यापन संभव नहीं हो पा रहा था, तो इनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी गई। छात्रवृत्ति से इनको कुछ सहूलियत मिली तथा अपना खर्चा निकालने के कुछ पैसे मिल गए। शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई। शिक्षा ठीक प्रकार से चली रही थी कि 1913 में ये इटली की समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हो गए। जैसे 1913 में समाजवादी के अंदर इनकी दिलचस्पियां और भी बढ़ गई। बढ़ने के बाद ये वहां से जुड़े, तो इन्होंने भी क्या, सन 1914 के अंदर एक पत्रिका का संचालन किया, और उस पत्रिका के अंदर समाज के लेख लिखना प्रारंभ कर दिया। लेखों के अंदर समाज से संबंधित समाजवाद का बढ़ावा दिया गया। इसके पश्चात 1916 में क्रांतिकारी सम्मेलन में शामिल हो गए। यह क्रांतिकारी सम्मेलन एक बड़े बृहद स्तर पर हुआ, जो पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में था, उच्च वर्ग वालों के, निम्न वर्ग वालों के बीच में था। तो 1917 में जब ये रैली निकाल रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया और कारावास में डाल दिया। विपत्तियां फिर शुरू हो गई। आमदनी का कोई स्रोत नहीं, घर में 7 भाई हैं, पर्यावरण खड़ी हो रही है, ऐसे में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, अब कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। 1921 में ये बोर्डिगा नामक जगह पर चले जाते हैं और वहां जाकर के कम्युनिस्ट बन जाते हैं। कम्युनिस्ट बनते समय सन 1922 में इनका रूस का दौरा होता है, जहां पर लेनिन से और कार्ल मार्क्स, विशेष तौर से लेनिन से इनका विचार आमना सामना होता है। उसके पश्चात जब 1922 में ये रूसिया गए, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो इनकी मुलाकात जो हुई वो जूलिया सूची से हुई थी। तो ऐसे में जूलिया और सूची से मुलाकात के कारण इन दोनों का प्रेम हुआ, शादी कर ली। शादी के पश्चात 1922 और 23 के अंतर्गत
मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, हिटलर और मुसोलिनी। तो मुसोलिनी था, उस मुसोलिनी सरकार का इन्होंने विरोध किया। विरोध करने के पश्चात और पॉपुलरिटी बढ़ गई। अब तो इनको स्थायी रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। चलो अध्यक्ष के पद पर बैठो। और कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बाद ये यथार्थ उस पर आधिपत्य हो गए। लंबी बीमारी के बाद ये जेल में पड़े रहे, 8 साल तक जेल में बीमार रहे। तब कैदी पुलिस वालों ने अंतोगत्वा कहीं मरेगा यहाँ, यह सोच करके इसको जेल से बाहर निकाला। और जेल से बाहर निकालने के पश्चात इनको मुक्त कर दिया। बीमारी के लंबे दौर से जकड़न के कारण सन 1937 में इन्होंने अंतिम सांस ली और इस लोक को छोड़कर चले गए। अब ग्रामसी का क्या योगदान रहा? छोड़ गए जो तो छोड़ गए, आखिर में सोशोलॉजी में क्या लिखी है? तो ध्यान से कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम बताते हैं। आधिपत्य। आधिपत्य से तात्पर्य है अब किसी चीज को स्थापित कर लेना। स्थापित कर लेना, क्या स्थापित कर लेना, कैसे स्थापित कर लेना, इस विषय में ग्रामसी ने लिखा है। अब जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधाराओं को, जैसे लेनिन ने क्रांतिकारी विचारधाराओं को प्रादुर्भाव बना, तो वह 2 प्रकार की चीजें मिली हैं। एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत अत्यधिक संख्या में लोग हैं। पूंजीपतियों के अंतर्गत कुछ थोड़े से गिने चुने लोग हैं। ऐसी स्थिति में पूंजीवादी समाज में समाजवादी क्रांति का होना एक अनिवार्य दशा है। पूंजीपति क्या करते हैं? पूंजीपति सर्वहारा वर्ग के ऊपर नियंत्रण करते हैं, अपने शिकंजे में रखते हैं। ऐसी स्थिति में पूंजीपतियों का प्रेशर, दाब सर्वहारा वर्ग पर आ गया। सर्वहारा वर्ग को ये सब अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि किसी का शोषण पूंजीपति लोग करते हैं तो समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो गया। व्यक्ति परस्पर एक साथ इकट्ठे हुए और पूंजीपतियों का विरोध करने लगे। पूंजीपति कहते हैं अब नहीं, हमारा आधिपत्य तुम्हारा है, ऊपर है, हम तुमसे बड़े हैं, तुमसे ऊंचे हैं, तुमसे ज्यादा ज्ञानी हैं और तुमसे अत्यधिक जानने वाले हैं। ऐसी स्थिति में पूंजीपतियों ने एक अधिनायकवाद संस्कृति विकसित करने के लिए अपने मूल्यों और आदर्श नियमों को इस प्रकार से प्रचारित किया, अब उसे सामान्य व्यक्ति के मूल्यों के रूप में भी स्थापित किया जा सके। सामान्य मूल्यों के रूप में स्थापित किया जा सके, इसका तात्पर्य यह है अब हम हर बात को नीचे से नीचे तबके तक एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएं। इसके बाद दूसरा बुद्धिजीवी तथा शिक्षक। भाई 2 प्रकार के वर्ग हैं। एक बुद्धिजीवी वर्ग है जिसको हम पूंजीपति भी कह सकते हैं, दूसरा विचारशील है, तीसरा सहज बुद्धि है। तो ऐसी स्थिति में जो ये बुद्धि वर्ग है ये अपने निहित स्वार्थों के कारण विचारशील और सहज बुद्धि के ऊपर अंकुश बना करके रखता है। यह अंकुश उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि पूंजीपति हमेशा सर्वहारा वर्ग के ऊपर अंकुश लगाए रखते हैं और अपनी बात को जबरन मनवाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिजीवियों को केवल बात करने वाले व्यक्तियों के रूप में स्वीकार न करके व्यवहारिक धरातल से जुड़ी हुई उन आयोगों के रूप में देखा जाता है, जिसको हम परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग और दूसरा विचारशील वर्ग भी कह सकते हैं। परंपरागत बुद्धिजीव और विचारशील, क्योंकि परंपरागत बुद्धिजीव से तात्पर्य है परंपरा एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के अंदर जो चलते आ रहे हमेशा। तीसरा विचारशील, जो अपने बातों को अपने तर्क वितर्क विचार रख करके और किसी विषय वस्तु का निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से
बुद्धिजीवी की गतिविधियों तथा यथार्थ की आलोचना करके व्यवस्था को नया रूप दे सके। इस उद्देश्य के लिए शिक्षा के बारे में उनके विचार, शिक्षण के विवेचनात्मक प्रारूप, लोकप्रिय शिक्षा के उन सिद्धांतों से मेल खाते हैं जिससे संबंधित विचार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक और सामाजिक रूप के अंदर ग्रामसी ने जो योगदान दिया है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण। राज्य एवं नागरिक समाज। भाई राज्य और नागरिक समाज ये दो प्रकार के हो गए, एक राजनीतिक समाज हो गया, दूसरा सर्वहारा वर्ग हो गया। तो राज्य में राजनीतिक आते हैं जिसके अंदर कानून है, जिसके अंदर लोगों को प्रताड़ित करने का न्यायालय है, जिसके अंदर अपने शक्ति मनाने का प्रयत्न करने के लिए भी बनाया है। तो हम ये कह सकते हैं अब दो भागों में विभाजित किया है राजनीतिक समाज में, जिसमें सेना, पुलिस, कानून हो गए, और दूसरा नागरिक समाज है जिसमें परिवार, शिक्षा, व्यवस्था, संघों में निजी तथा अपने विकास के लिए इन चीजों का समावेश किया है। भाई राजनीतिक बोलने का मतलब है अब जहाँ सरकार चलाए जाते हैं, जैसे कानून हो गए, न्यायालय हो गए और सेना हो गई, आदेश से जो काम करते हैं। दूसरे सर्वहारा वर्ग के अंदर आने वाली चीजें हैं जिनके अंदर परिवार वगैरह। नेक्स्ट, इतिहासवाद के संबंध। इतिहास सब कुछ व्यक्तियों को सिखाता है, इतिहास दोहराया जाता है। ऐसे में चाहे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, चाहे वर्ग संघर्ष हो, चाहे लेनिन के द्वारा बताया हो कोई कार्य, हम सहज रूप में देखते हैं कि इतिहास इस बात का भी समर्थन करता है अगर जितने प्राचीन विचारधाराओं को धारण करने व्यक्ति जो मार्क्स की तरह है तो इतिहास के प्रबल समर्थक थे। भाई मानव की सभी क्रियाओं का अर्थ व्यक्ति के व्यवहारिक गतिविधियों और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का संबंध का परिणाम होता है। उनके सामाजिक, ऐतिहासिक और इस संदर्भों के अंतर्गत उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात इतिहास इस बात को बताता है कि ये बरोबर में पूंजीपति और वर्ग संघर्ष ये साथ साथ चलता है, भिन्न नहीं है, अभिन्न। बिना पूंजीपतियों के सर्वहारा वर्ग का काम नहीं चलता, सर्वहारावाद के बिना पूंजीपतियों का काम नहीं चलता। अरे भाई पैसा है, मशीन लगाएंगे, लोगों को मजदूरी मिलेगी, वो अपना काम करेंगे, और जब काम करने वाले होंगे तो पूंजीपतियों को भी लाभ होगा। ये दोनों की दोनों चीजें साथ साथ। आर्थिक निर्धारणवाद की समीक्षा। अरस्तु ने अपनी कृति, अपनी पुस्तक दास कैपिटल के अंदर लिखा है, जैसा इसका नाम से दास कैपिटल, अर्थात लोगों को दास बना करके रखो, उनके ऊपर शासन करो, अधिकारों का शोषण करो। ये तो यहाँ पर आर्थिक निर्धारण की समीक्षा। भाई आर्थिक निर्धारण तो पूंजीपति करेंगे क्योंकि पूंजीपतियों के पास पैसा होता है, सामान्य लोगों के पास पैसा नहीं होता। तो इस चीज का निर्धारण करने के लिए इतिहास भी समर्थन करते हैं। अधिकांशतः मार्क्सवादियों का मानना है अब जो सत्य है वही सत्य है, ये अधिक सत्य को कब और कैसे जाना जाए। इसी तरह वैज्ञानिक ज्ञान सत्य का रूप है, इसे दैनिक अनुभवों में मानव इतिहास के रूप में अनुभव करता रहता है। कैसे सत्य हुआ, कब हुआ, मानव ने कौन सी कब बनाई, ये इतना उपयोगी नहीं है, बल्कि विज्ञान कसौटी पर कसा उतार करके और किस प्रकार का इसका निर्णय लेता है, कैसे बनाता है। लास्ट, भौतिकवाद पर विचारधारा। आध्यात्मिक और भौतिकवाद ये एक दर्शन है सर दर्शनों में। वो दर्शन क्या है, ईश्वर के विषय में। हर व्यक्ति धर्म को मानता है, कोई किस धर्म को मानता है, कोई किसी, ये उसकी आस्था है। तो आप किसी भी धर्म के विषय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और हस्तक्षेप न करने के कारण ही एंगल्स और लेनिन ने तात्विक भौतिकवाद पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, ग्रामसी ने उनको नकार दिया। मार्क्स का विचार है भौतिकवादी दुनिया मानव इतिहास तथा दैनिक जीवन से भिन्न है। व्यवहारिक रूप में ईश्वर में विश्वास करने के समान ग्रामसी वस्तुनिष्ठ और यथार्थवाद सार्वभौमिक के अंतर्गत भी इन चीजों का समावेश करता है। दार्शनिक भौतिकवाद धार्मिक विश्वास उनके अधीनता के लिए प्रयुक्त हो सकता है। वर्तमान आवश्यकता इस बात की है शिक्षित वर्ग को और इस प्रकार से वैचारिकता को परिवर्तन करने के लिए मनुष्य को लाती है। कैसे? अगर व्यक्ति बुद्धिजीवी वर्ग है, अपने विचार अनुभव साझा करेगा तो वह अपने आप को अलग रख पाएगा
नहीं तो जो धर्म है वो धर्म के अनुसार, जैसे पोप ने धार्मिक ग्रंथ बांट करके कहा सीधा मोक्ष जाओगे, तो वो सब चीज़ें अलग होती है, उन सब का इन्होंने खंडन किया है। तो मैं समझता हूँ आज तक में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।